हेलो माय फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है योग विशानु चौधरी चैनल में। दोस्तों, ये जो मैं लेके आया हूँ ये प्रैक्टिकल का पहली सीरीज़ है। इससे मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी, तो अब स्टार्टिंग है पहली सीरीज़। ये उन बच्चों के लिए है जो योगा से कनेक्टेड हैं, 9th 10th 11th 12th। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने हैं आप लोगों से। प्लीज़ दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है और कमेंट भी ज़रूर करना है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम चलते हैं आगे की तरफ और नई सीरीज पे चलते हैं। क्या है नई सीरीज, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसके क्या आंसर्स होते हैं, देखते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं, देखते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। दबाव का मापन कैसे किया जाता है। जो हम दबाव का मापन होता है उसे कैसे नापते हैं, इन्होंने बताया है रक्त। अब योगा में पूछा जाता है दबाव का मापन हम रक्त से ही काउंट करेंगे। रक्त दबाव को मापने की इकाई, जो रक्त को नापने की कि कितना हमारे बॉडी के अंदर रक्त का प्रवाह किस तरीके से चल रहा है, इन्होंने बताया mmHg। रक्त को दो संख्याओं में मापा जा सकता है। उदाहरण के तौर पर वयस्क का सामान्य रक्त दबाव, जो एक बड़ा व्यक्ति है उसका सामान्य दबाव अलग होता है और जो छोटा है उसका अलग होता है। 120 से 80 mmHg माना जाता है। यह दो बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। ये पहला पॉइंट इन्होंने दिया। जब हृदय धड़कता है तब सिस्टोलिक रक्त दबाव उत्पन्न होता है। मतलब जब हार्ट बीट चलती है तो सिस्टोलिक दबाव बनता है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको फिजिकल एजुकेशन के अंदर भी मिलेगा और योगा फिजिकल एजुकेशन एक ही है। इस तरह के क्वेश्चन फिजिकल में आते हैं, योगा में भी आते हैं। तो ये जो सीरीज़ है आपके दोनों की जगह काउंट होगा और दोनों में फ़ायदा होगा बहुत ज़्यादा। ठीक है दोस्तों, एक वयस्क का सामान्य सिस्टोलिक दबाव 120 होता है। यदि यह 140 से अधिक होता है तो उच्च माना जाता है। मतलब आपका बीपी बढ़ा हुआ माना जाएगा। जो इससे ज़्यादा 140 से ऊपर आपका हार्ट बीट्स की जो भी धड़कन है, जो भी उनका इंस्ट्रूमेंट है नापने का, उससे ज़्यादा होगा तो ज़्यादा होगा। जब हृदय विश्राम की स्थिति, मतलब आप लेटे हुए हो, ठीक है, तो उसके बारे में बता रहा है। क्योंकि जब हम काम करते चलते तो हार्ट ज़्यादा काम करता है। जब दौड़ते तो हार्ट जल्दी जल्दी काम करेगा, मगर जब हम लेट जाते तो हार्ट स्लो हो जाता है। क्योंकि बॉडी को वर्क एनर्जी की आवश्यकता नहीं पड़ती, तो बॉडी स्लो हो जाती है, तो हार्ट बीट भी नॉर्मल हो जाती है। तो इन्होंने बताया जब हृदय विश्राम की अवस्था में होता है तब डायस्टोलिक रक्त दबाव उत्पन्न होता है। वो सिस्टोलिक, ये डायस्टोलिक। ठीक है दोस्तों, एक वयस्क मतलब जो एक उम्र है 18 से ऊपर, सामान्य डायस्टोलिक रक्त दबाव 80 होता है। मतलब जो सामान्य नॉर्मल हार्ट बीट होगी वो 80 होगी, इससे नीचे नहीं होगी। यदि यह 90 से अधिक होता है तो इसे मतलब आप आराम कर रहे हैं, उसके बाद आपका जो हार्ट बीट है वो 90 से ऊपर जा रही है, तो इसका मतलब आपका जो हार्ट बीट है वो आपका बीपी बढ़ा हुआ माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। अतः स्पष्ट है कि वयस्क का सामान्य रक्त दबाव, जो मतलब वयस्क का मतलब होता है जो पूर्ण हो जाता है, मतलब एक पुरुष बन जाता है, उसका 120-80 mmHg होता है। जब इसका मापन 140-90 mmHg होता है तो इसे उच्च रक्तचाप माना जाता है। इन्होंने कहा है कि 140 से ऊपर हो जाए और 90 से ऊपर हो जाए तो इसे उच्च रक्तचाप माना जाता है। सेकंड क्वेश्चन चलते हैं। ध्यान की विधि बताइए। जो ध्यान की विधि वो क्या है वो समझाने की कोशिश करता हूँ। योगी अपने सर, शरीर और गर्दन को सीधा, मतलब गर्दन को स्ट्रेट रखना है, करके आसन में बैठता है। उसके बाद नाक के, मतलब एक पॉइंट को लेता है। योगी हो या कोई साधक हो या कोई बच्चा प्रैक्टिस कर रहा है, तो हम एक पॉइंट को लेते हैं। महत्वपूर्ण एक पॉइंट होता है जिस पॉइंट पे हमें फोकस करना होता है। इनका कहने का ये मतलब है। उसके बाद नाक के अग्र, मतलब जो नाक की टोटी है, भाग को बंद आंखें करते हैं और मन की आंखों से देखते हैं। मतलब
हम आंखें बंद कर लेंगे और मन की आंखें होगी, हम उसका एक इमेजिनेशन बनाएंगे, एक इमेजिन करेंगे कि हाँ नाक है, तो उसे मन की आंखें बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आगे चलते हैं। देख 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 देखता है कि और मन को इधर उधर लगा दो, मतलब मन को इधर उधर भटकने नहीं देता, एक जगह फोकस करता है। इनका कहने का मतलब है परिणाम का वर्णन कीजिए। जो परिणाम इसका वर्णन मांग रखा है इन्होंने, वो करते हैं। अब परिणाम क्या है? अब परिणाम जो है वो पूरा सांसों का खेल है, सांसों के ऊपर टिका है परिणाम। सांस को अंदर ले जाने व सांस को बाहर निकालने पर उचित नियंत्रण परिणाम। मैंने पहले वीडियो में बताया है कि जो सांस की लेने की दर और छोड़ने की दर, ठीक है, जो जब हम उस पर नियंत्रण पा लेते हैं उसे परिणाम कहलाया जाता है। अब इसमें इन्होंने बताया क्या है, परिणाम का शासन क्रिया पर नियंत्रण ही है, उपासना का एक अंग है। मूल रूप से परिणाम के 3 घटक हैं। मतलब कुल मिला के हम जब एक क्रिया करते हैं तो हमें 3 पे अपने आप होना स्टार्ट हो जाता है। जिस तरीके से जब हम लेंगे, होल्ड करेंगे, छोड़ेंगे, तो हमने एक बार में 3 क्रिया गई। पूरक लिया, रेचक, कुंभक। इन्हें अलग अलग तरीके से रोकना, लेना, छोड़ना, रोकना, इस तरीके से इन्हें डिवाइड कर दिया। शरीर की शुद्धि के लिए जैसा स्नान, मतलब जैसे हम नहाते हैं तो शरीर की शुद्धि के लिए करना बहुत आवश्यक है, वैसे ही मन की शुद्धि के लिए परिणाम से हम स्वयं और निरोगी होते हैं, दीर्घ आयु प्राप्त करते हैं, हमारी स्मरण शक्ति बढ़ती है और मानसिक रोग दूर होते हैं। हमारे अमावस्या, लीवर, वक्ष, छोटी छोटी आंतें तथा पाचन संस्थान के सारे अंग प्रभावित होते हैं, जो हमें कार्यकुशल बनाते हैं। परिणाम से नाड़ियाँ शुद्ध होती हैं, हमारे स्नायु मंडल में शांति मिलती है, मन की चंचलता दूर होती है, मन एकाग्रत होता है। इसके मन तथा इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने में सहायता मिलती है। मतलब कुल मिला के हम इसे करने के बाद अपने मन पे कंट्रोल करना स्टार्ट करते हैं। हल्के 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 पोजीशन स्टार्ट हो जाएगा। अब चौथा क्वेश्चन पढ़ते हैं। योग का महत्व बताइए। योग का महत्व क्या है? शारीरिक शुद्धि, दोबारा व्यक्ति के शरीर की सफाई हो जाती है। व्यक्ति के शरीर की आंतरिक सफाई का कार्य योग के द्वारा किया जाता है। अब बाहर से तो हम नहा के साफ़ हो सकते हैं, मगर अंदर से कैसे साफ़ होंगे? तो वो योग अभ्यास है जिसे हम अंदर से साफ़ कर सकते हैं। मूल रूप से हमारे शरीर की तीन गुण होते हैं, वात, पित्त, कफ। जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हमारी बॉडी के अंदर जो भी प्रॉब्लम होती है इन 3 चीज़ों से होती हैं। अब मैं इस पे वीडियो बनाने जा रहा हूँ, वात का पित्त को समझाने के लिए जा रहा हूँ। इन्होंने जो थोड़ा बहुत बताया मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। यदि इन तीनों का संतुलन ठीक रहता है तो व्यक्ति का शरीर रोगों से रहित रहता है। यौगिक क्रिया जैसी नीति, धोती, बस्ती, कपालभाति, त्राटक आदि यदि नियमित रूप से करें तो शरीर की आंतरिक सफाई होती रहती है। मतलब ये नहीं कि आपने करके छोड़ दिया उसके बाद मतलब ख़त्म हो गया, ऐसे नहीं है, ये करते रहना है। जैसे हम रोज़ नहाते हैं, खाना खाते हैं, कपड़े बदलते हैं, इस तरीके से हम करते रहना। जो हम गंदे कपड़े पहने रहेंगे या नहाएंगे नहीं तो हमारे शरीर में ऑलरेडी फंगस, इन्फेक्शन, बीमारियाँ होनी स्टार्ट हो जाएंगी ना। इस तरीके से ही है, एक बार कर लिया ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है, बार बार करते रहना है उसे शरीर को शुद्धिकरण करने के लिए। मानसिक तनाव को कम करना। अब मानसिक तनाव पे आ जाते हैं। योग तनाव को कम करने में सहायक हो सकता है। अब इन्होंने बताया किस किस चीज़ से हमें मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। मकरासन आसन है, एक मकरासन, शवासन, सुलभासन, सुप्तासन तथा भुजंगासन आदि यौगिक व्यायाम तनाव तथा दबाव से छुटकारा प्राप्त करने के लिए लाभदायक। मतलब ये जो आसन है ये बहुत महत्वपूर्ण आसन है तनाव दूर करने के लिए। इन्होंने ये देखिए बाद में यौगिक व्यायाम कि योग के और व्यायाम भी तनाव को दूर करते हैं, मगर ये महत्वपूर्ण है जिनका एकदम डायरेक्ट हमारे तनाव पे असर पड़ता है। करते हैं, फ़ायदा उनसे भी है मगर इनसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुत जल्दी फ़ायदा है। शरीर को सुंदर बनाना। अब शरीर की सुंदरता पर आ जाते हैं। इन्होंने बताया चेहरे की सुंदरता को बढ़ाने के लिए मयूरासन है, जो पुरुष कर सकते हैं, स्त्रियाँ नहीं कर सकती उन आसन को, ठीक है। उस पर चेहरे पे तेज आएगा, कांति के किया जा सकता है। यौगिक व्यायाम द्वारा चेहरा सुंदर तथा कांतिमय हो सकता है। वास्तव में यौगिक व्यायामों से चेहरे की चमक
दमक बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि योगिक व्यायाम से हम चेहरे की चमक दमक बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। अब आपने देखा हो कुछ ऐसे योगी होते हैं जिनके चेहरे को देखकर बड़ी शांति मिलती है, ठीक है, और उनके पीस होता है, वो बोलते रहते हैं, बस ऐसा है सुनते रहो, उनकी बातों पे ध्यान देते रहो। अब 5वां क्वेश्चन, किन्हीं 2 प्रकार के आसनों के नाम तथा लाभ बताइए। अब इन्होंने आसन के बारे में पूछ लिया। अब 2 प्रकार के आसन क्या हैं जिससे हमें ज़्यादा फायदा हुआ? ध्यानात्मक आसन, जिससे मेडिटेशन किया जाता है। जैसे कि मैंने पहली वीडियो में पूछा था कि मेडिटेशन की मुद्रा क्या है, अब इसमें आसन बता दिए, मैंने मुद्रा पूछी थी। चलो समझाता हूँ। इस प्रकार के आसनों में पद्मासन, सिद्धासन तथा सामान्य मुख्य हैं। मतलब पद्मासन, सिद्धासन इसमें सामान्य है, जो कि ये स्थिति सबसे बेस्ट और सबसे अच्छी मानी जाती है ध्यान करने के लिए। 2 आसन बहुत कंफर्टेबल पोजेज है, उनमें बड़ा आराम मिलता है। इन आसनों को करने से व्यक्ति की ध्यान करने की शक्ति में वृद्धि होती है। इस आसनों का अभ्यास ध्यान करने से पहले करना चाहिए। इस प्रकार के आसनों को पूर्ण शांतमय वातावरण, मतलब जहाँ पे शांति हो वहाँ पे इन आसनों को करना चाहिए। पहले मैंने बताया था आपको बैठने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आप आसन की पोजीशन में बैठे हो, कभी कहीं खुजा रहे हैं, कभी कोई खुजा रहे हैं, कभी मक्खी काट रही है, कभी मच्छर काट रहे हैं, नहीं, कोई ऐसी जगह जहाँ पीस हो, किसी एक चीज़ पे फोकस कर सको आप, ठीक है, बिल्कुल शांति, कोई डिस्टर्बेंस ना हो। अब दूसरा है विश्राम आसन। इस प्रकार के आसनों में शवासन तथा मकर आसन मुख्य है। इन आसनों के अभ्यास से थकावट दूर होती है तथा व्यक्ति शारीरिक तथा मानसिक रूप से स्थिर हो जाता है। ऐसे आसनों को करने से शरीर की पूर्ण विश्राम मिलता है। मतलब ये आसन है, जब हम इन आसनों को करते हैं तो हम बॉडी को पूरा लूज छोड़ देते हैं और दिमाग से हम ऐसा महसूस करते हैं कि हमारी बॉडी का अंग प्रत्यंग आरामदायक हो रहा है और वो रिलैक्स हो रहा है, ठीक है दोस्तों। तो इससे क्या होता है, इससे हम जो हमें 7 या 8 घंटे की नींद है वो हम आधा घंटा 1 घंटे में कंप्लीट कर सकते हैं और दोबारा ऊर्जावान हो सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन की सीरीज लेके आया हूँ मैं, फिजिकल वालों के और योगा वालों के दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा किस टॉपिक पे आपने फाइल बनाई है। तो कुछ क्वेश्चंस योगा से पूछे जाएंगे, कुछ क्वेश्चन आपके फिजिकल एजुकेशन से पूछे जाएंगे। तो इसमें फिजिकल एजुकेशन और योगा थोड़ा मिक्स हो रखा है, ठीक है। फिजिकल एजुकेशन की सीरीज के साथ साथ योगा की सीरीज, दोनों सीरीज साथ चलती रहेंगी, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।